जनवरी 1959, रशिया। यहाँ के यूरल माउंटेन्स काफ़ी फेमस है। यहाँ हवा सिर्फ चलती ही नहीं बल्कि कान भी काट देती है। इसी खौफनाक जगह पर 10 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स एक प्लान बनाते हैं, एक ऐसी हाइकिंग एक्सपीडिशन जहाँ से वापस लौटना गारंटीड नहीं था। ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। तेज बर्फीली हवाएं, माइनस टेम्परेचर और पूरी तरह से आइसोलेटेड जंगल। लेकिन फिर भी उनके हौसले मजबूत थे। उन्होंने सोचा हम कर लेंगे और हाइकिंग शुरू कर दी। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक्सपेडिशन उनकी जिंदगी का लास्ट डिसीजन होने वाला था। इस सफर के दौरान वो एक ऐसी अजीब और डरावनी चीज से टकराते हैं जिसका सच इतना कंफ्यूजिंग है कि आज तक ना ही किसी ने उसे देखा है और ना ही कोई समझ पाया है। इस केस की फोटोज मिली, डायरीज मिली और बॉडीज भी मिली, पर आंसर्स आज भी मिसिंग है। ये केस सिर्फ कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई मिस्ट्री नहीं थी, ये है एक केस फाइल, द द्यातलाव पास इंसिडेंट। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट थॉमस, और आप देख रहे हैं 21st सेंचुरी फाइल्स। इन जनवरी 1959 एक एक्सपीरियंस्ड हाइकर का ग्रुप यूराल माउंटेन, जो कि रशिया में पड़ता है, उसकी चढ़ाई करने के लिए निकल जाता है। वो कोई बिगिनर्स नहीं थे। उन्हें रास्ता पता था, उन्हें चढ़ाई पता थी, उन्हें रिस्क भी पता था और उन्हें वहाँ का मौसम भी पता था। बट स्टिल ये इन्फॉर्मेशन उन्हें मदद नहीं करने वाली थी उन आंधियों से, उन गहरे तूफानों से बचने के लिए। ओरिजिनली उस हाइकिंग ग्रुप के अंदर 10 मेंबर्स थे, जिनका लीडर एक 23 ईयर ओल्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट था जिसका नाम ईगोर देतलोव था। जैसे जैसे वो साइबेरियन फॉरेस्ट के एरिया में घुसते गए, साइबेरियन फॉरेस्ट वही एरिया है जिसके अंदर यूराल माउंटेन पड़ता है। जैसे जैसे वो इस एरिया में घुसते गए, वैसे ही वो फोटोग्राफ्स खींचने लग गए, अपनी डायरीज के अंदर हैंड रिटन नोट्स लिखने लग गए, ऑफ कोर्स फॉर देयर जर्नी। अब तक उनके नोट्स में कोई भी अजीब चीज़ नहीं थी, ना कोई डर था, ना कोई कंसर्न और ना ही कोई नॉनसेंस। अब इतना सब कुछ सही चल रहा था तो उनके साथ क्या ही गलत हो सकता था। बट हाँ, वो अपनी मौत के एक स्टेप नजदीक थे। ऑन जनवरी 28 उनका एक मेंबर यूरी युदीन काफी बीमार सा पड़ गया, तो उसने डिसीजन लिया कि वो हाइकिंग नहीं करेगा और वापस लौट जाएगा। उनका ग्रुप काफी निराश हो गया। फिर भी उन्होंने काफी फोटोग्राफ्स ली उसके जाने से पहले, और वो फोटोग्राफ्स एक आखिरी प्रूफ बनी कि वो ग्रुप जिंदा था। यूरी युदीन अपने घर पे वापस चला गया और वो 9 हाइकर्स अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखे और वो यूराल माउंटेन की तरफ बढ़ते गए। अगर तुम कभी पहाड़ चढ़े हो, ऑफ कोर्स इंडिया में तो ये चीज़ काफ़ी कॉमन नहीं है। हमारे पेरेंट्स तो हमें घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। सो अगर तुम कभी पहाड़ पे चढ़े हो या इन फ्यूचर कभी चढ़ोगे, तो ये चीज़ समझ लो कि पहाड़ पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं होता। यहाँ पर काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी दिन और काफ़ी एनर्जी भी। ये हाइकर्स कुछ दिनों के लिए चढ़ाई करते रहे। जैसे जैसे ये लोग ऊपर जा रहे थे, मौसम खराब हो रहा था, उधर का टेम्परेचर गिरता जा रहा था और वहाँ की हवाएं काफ़ी तेज हो चुकी थी। एंड फाइनली ये ग्रुप 1 फरवरी को एक माउंटेन के पास रुकता है। उस माउंटेन को वहाँ के लोग, जो कि मानसी लोग थे, डेड माउंटेन कहते थे। उन्होंने उसी पहाड़ के नीचे रुकने का फैसला लिया, जबकि वो एक सेफर एरिया में जा सकते थे। बट स्टिल दे ऑल चोज दिस थिंग। उन्होंने वहाँ पर कैंप लगाया, उन्होंने अपना सामान निकाला, अपने टेंट लगाए, बॉनफायर चलाया और 100 तरह की चीज़ें की। बट स्टिल वो एक ऐसे एरिया में थे जो काफ़ी एक्सपोज था। वहाँ से कोई भी उन्हें देख सकता था और कौन कहीं से भी आ सकता था। उन्होंने काफ़ी मस्ती की, उन्होंने बॉनफायर जलाया, ऑफ कोर्स ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। उन्होंने बहुत चीज़ें की, बट स्टिल वो एक ऐसी जगह पर कैंप कर रहे थे जहाँ पर उन्हें नहीं होना चाहिए था। अब काफ़ी दिन बीत चुके थे, उनकी फैमिली काफ़ी परेशान हो रही थी। वो हाइकर्स, अब तक उन्हें लौट जाना चाहिए था, बट स्टिल वो नहीं आ रहे थे। उन्होंने एक सर्च टीम प्लान की, ऑर्गेनाइज की, एंड ऑन February 26 उन्होंने एक रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर दिया नियर द कैंप साइट। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद में उन्हें एक टेंट मिला जो कि बर्फ़ के नीचे दबा हुआ था, बट स्टिल वो एक स्टैंडिंग पोजीशन में था। और जब उन्होंने उस टेंट को खोला तो वो काफ़ी शॉक रह गए। उस टेंट के अंदर हर एक पर्सनल सामान काफ़ी नीटली अरेंज था।
वहाँ के बूट्स, जैकेट्स, फूड्स, इक्विपमेंट्स और बहुत चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से रखी थी, जैसे वहाँ से कुछ चीज़ चोरी ही नहीं हुआ या फिर कोई चीज़ डिस्टर्ब नहीं हुई। बट स्टिल वो टेंट फटा हुआ था, ऐसा लग रहा था किसी ने उसे चाकू से फाड़ दिया, और वो भी अंदर से। जी हाँ, अंदर से। उन्हें 9 फुटप्रिंट्स मिले। ये फुटप्रिंट्स एक ही इंसान के थे, बस 9 कदम चल चुके थे और ये टेंट से दूर जा रहे थे, और ये जहाँ पर पहुँच रहे थे वहाँ एक फॉरेस्ट था। जब इन फुटप्रिंट्स को काफ़ी आसान तरीके से और रिलैक्सिंग वे में देखा गया, तो ये फुटप्रिंट्स काफ़ी काम थे। ऐसा लग रहा था कि कोई आराम से चल के जा रहा था, क्योंकि इन फुटप्रिंट्स में काफ़ी इवनली स्पेस थी, और ये फुटप्रिंट्स सजेस्ट कर रहे थे कि जिसके भी ये फुटप्रिंट्स थे वो चलकर जा रहा था, ना कि भागकर। ये चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज थी। ऐसे 30 डिग्री के टेम्परेचर में, -30 डिग्री के टेम्परेचर में, किसी का बिना कपड़ों के या बिना फुटवेयर्स के ऐसे चलना काफ़ी स्ट्रेंज तो है। उस फॉरेस्ट के पास में ही एक पेड़ था, और उस पेड़ के बिल्कुल नीचे ही 2 बॉडीज मिली। वो 2 बॉडीज उन्हीं 2 हाइकर्स की थी जो दब चुके थे। जब उनकी बॉडी को ध्यान से देखा गया तो कुछ चीज़ें नोटिस हुई, ऑफ कोर्स डिस्टर्बिंग और स्ट्रेंज। उन्होंने बहुत ही कम कपड़े पहने थे, ऐसा लग रहा था कि वो किसी गर्म जगह पे थे, बट स्टिल वो एक -30 डिग्री टेम्परेचर वाली जगह पे थे, और ऐसे कपड़े पहनना, इतने लाइट कपड़े पहनना काफ़ी पागलपन सा लगता है। सिर्फ यही स्ट्रेंज चीज़ नहीं थी। जिस पेड़ के नीचे वो मिले थे, उस पेड़ की टहनियाँ, उसकी ब्रांचेस टूटी हुई थी अप टू द 5 मीटर्स। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों पेड़ पर चढ़ रहे थे, या तो कोई टेंट को ढूंढने के लिए या फिर किसी खतरे से बचने के लिए। आगे कुछ बीते हफ्तों में उन्हें 3 बॉडीज और मिली। हालांकि जो बाद में 3 बॉडीज मिली थी, उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, बट स्टिल उन्होंने जूते, ग्लव्स और हैट्स नहीं पहनी थी, वो सब मिसिंग थी। वो तीनों अपहिल की तरफ फेस कर रहे थे, टुवर्ड्स द टेंट। शायद वो वापस जाना चाहते थे। मेडिकल रिपोर्ट्स ने कंफर्म कर दिया कि उन सब में से 5 की डेथ हाइपोथर्मिया की वजह से हुई है। अगर मैं तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं, हाइपोथर्मिया दरअसल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में ज़्यादा देर तक रहने की वजह से होता है।